अच्छा जी, वापिस आ जाएं। अच्छा, ऑनलाइन वालों, अभी इधर से सवाल आया था एक कि सर सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस तो मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में, क्वेश्चन बता दें जो अच्छे रिवाइज करने हैं। तो भाई अच्छे क्वेश्चन जो हैं जो रिवाइज करने वाले वो ये हैं। IS 23, तो बच्चों सारे पास पेपर के सवाल रिवाइज करने हैं जी, बिल्कुल सारे रिवाइज करने हैं पास पेपर्स के जो अच्छे वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो जिसमें दोनों आ रहे थे, ए पार्ट और बी पार्ट, 8 था शायद वो, जिसमें जनरल लोन सेपरेट आ रहा है, स्पेसिफिक की सेपरेट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वो आपने होमवर्क में मैंने दे दिया आपको, वो मैं खुद खैर करवाता हूँ। कर लिए बुलान बलून वाला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 4 भी पास पेपर का मैंने करवा दिया, 3 भी करवा दिया, 1 भी करवा जी। 4 नहीं करवाया, मैं देख लेता हूँ, 4 को देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद भी 1 हो गया, 2 में है ही कुछ नहीं, वो टाइम मिला तो आज देख लेते हैं उसे, वो तो बच्चों वाला सवाल है ना। आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था शायद, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने करवाया है, ठीक है। ये रिवाइज आपने एक नजर कर लेने हैं। उसके बाद IS 36 में रिवीजन के लिए बच्चों बस वो असूल देख लीजिएगा, रिकवरेबल अमाउंट वाले जी, हायर ऑफ, बस वो देख लेना आप, ठीक है। अच्छा, बाकी IS 20 में आए रीपेमेंट वाले सवाल देख लेने हैं आपने, रीपेमेंट वाले क्वेश्चंस देख लेने हैं जो हैं 2-3। उसके अलावा आपने क्या करना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैसे ट्रीटमेंट होता है, सही है, डेफर्ड इनकम ट्रीट करते हैं या क्या करते हैं, 2 हैं। उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंस के भी 2 ट्रीटमेंट होते हैं, डेफर्ड इनकम या फिर एक्सपेंस में डेफर्ड इनकम बना लो, और क्या करो बच्चों, उसमें दोनों में डेफर्ड इनकम ही होती है। दूसरा क्रेडिट किसे करते हैं, या तो एक्सपेंस को या फिर इनकम को। डन बच्चों, अब ये आपने देख लेने हैं, ये टेस्ट मैंने आपको बता दी है। अच्छा मेरे भाई, अब क्या करना है हमने, बोले शाबाश जी। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी भला जी, कहता 825% फॉर बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months। कहता जी सुनिए गौर से बात, कहता 25% बैलेंस, 25% फॉर बैलेंस, कहता ये 25% प्रोविजन को कहता है, किसको कहता है, वो शक जो है 25%, कहता जी उन पर शक कितना है जिनका बैलेंस 6 महीने से ज्यादा का है, कितना बच्चों 25%। यानी उसने स्पेसिफिक कर दिया, क्या कर दिया, कहता एज एट 30 जून 2019 यानी काउंटिंग पीरियड के एंड पे सर्च बैलेंसेस आर एग्रीगेटेड टू रुपीज कितना, कहता ये बैलेंस कितना है काउंटिंग पीरियड के एंड पे 600 का, 3 सिफर के बगैर। और आगे कह रहा है एक्सक्लूडिंग बैलेंस ऑफ राणा एंड सन्स। अब मुझे बात बताएं भाई, राणा एंड सन्स साहब जो हैं उनका जो बैलेंस है वो तो हमने राइट ऑफ नहीं कर दिया। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, हमें कौन सा बैलेंस चाहिए, डाउटफुल डेट वाला। तो उसूलन डाउटफुल डेट में से मेरे भाई गुड डेटर्स भी माइनस होने चाहिए, और बोलो शाबाश। आपको याद है कल मैंने जो क्वेश्चन शुरू किया था, वो जो जुबानी क्या कहते हैं सेल्फ मेड सवाल क्लास में बनाया था हमने, 100 में से भाई बैड डेट 20 माइनस कर दिए थे, हमने खुद किए थे, और 30 और बाकी जो गुड डेटर थे वो भी सेपरेट करके एंड पे 30 की अमाउंट हमने बचाई थी। ऐसे ही है, और ऐसे ही है, ना तो गुड डेटर्स पर प्रोविजन लगती है और ना ही बैड डेटर्स पर, डाउटफुल डेटर्स पे लगती है। अब मुझे बताएं हमारे वाले सवाल में बैड डेट्स हैं, तो भाई वो उसने लिखा है हमें समझाने के लिए कि एक्सक्लूडिंग, इधर लिखो हमें पहले ही पता है बैड डेट एक्सपेंस पर प्रोविजन नहीं लगती, लिखो हमें पहले ही पता है कि बैड डेट एक्सपेंस पर प्रोविजन नहीं लगती। और बात समझ गए हो, नहीं समझे मेरा ख्याल है, लिखो बैड डेट एक्सपेंस पर प्रोविजन नहीं लगती, बैड डेट एक्सपेंस पर प्रोविजन नहीं लगती। वो सही है नहीं, अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं बहुत तवज्जो से, और नीचे आके कहता है 5% प्रोविजन किस पे है, जो बच गए हैं, क्या है बच्चों, अब वो कितने बचे हैं हमें क्या पता, वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है, सबसे पहले मुझे ये बताना है, ये जो डेटर्स का बैलेंस दिया है, ये जो डेटर्स का बैलेंस दिया है ये वाला, ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड, बच्चों इतनी एंट्रीज करनी है, ये अनएडजस्टेड है, क्या है,
तो याद रखिएगा अनएडजस्टेड को उठाएं, ये कितना है 2500, कितना है बच्चों, सही है ना। और इधर देखें ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बच्चों जब ये अनएडजस्टेड है तो सिंपल सी बात है ये भी अनएडजस्टेड है, ये भी अनएडजस्टेड है। भाई जब आपका डेटर का बैलेंस गलत है तो आपने गलत वाले बैलेंस पे लगाई होगी ना प्रोविजन, ये अनएडजस्टेड है, ये वैसी ओपनिंग होती है। बस छोड़े 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 खत्म करें इस बात को। ये क्या है बच्चों, कितना कितना, अगर तो हमने जो क्लोजिंग खुद निकाला वो 400 से ज्यादा हुआ तो इंक्रीज इन प्रोविजन, वो ऐसे ही है चांद, और अगर कम हुआ तो डिक्रीज। बहरहाल अब मुझे बताएं, आप इधर आए, अब आपने ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर ली हुई हैं, कर ली हैं। अब एडजस्टेड बैलेंस कैसे निकलेगा, अगर तो डेटर्स जो हैं बच्चे वो बढ़ रहे हैं तो प्लस कर दें डेटर्स के बैलेंस में, कम हो रहे हैं तो नेगेटिव से लिख दें। 200 से डेटर का बैलेंस बढ़ेगा, 500 से कम होगा, और फिर 80 से क्या होगा बच्चों, अच्छा जी मैं 200 से बढ़ेगा, एक मिनट जी 500 से 200 से बढ़ेगा, 500 से क्या होगा, और 80 से भी क्या होगा बच्चों। मुझे बताएं ग्रॉस एडजस्टेड डेटर्स जो ग्रॉस हैं वो कितने आ गए आपके पास, जी ये रुपीज इन 1000 में किया है हमने, किस में किया है बच्चों, गलत बैलेंस। भाई जो ट्रायल बैलेंस होता है ना उसका जो बैलेंस होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट बनता है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को बनाने में और बैलेंस शीट को बनाने में, सही है सर। अच्छा बहरहाल हमें जो बैलेंस दिया है ऐसे ही है ना, जो गलत बैलेंस है मैंने वो स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, सही है सर, उसके अंदर मैंने एडजस्टमेंट्स कर दी, क्या कर दी, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने गादी साहब ने मिस्टर वाई से 10 रुपए लेने हैं, कितने लेने हैं, अच्छा जब इन्होंने काउंटिंग पीरियड क्लोज किया तो इनको याद आया कि भाई मैंने तो मिस्टर वाई का बैलेंस अपनी किताबों में गलत लिखा है, कैलकुलेटर पकड़े, इन्होंने मिस्टर गादी को 5 रुपए की सेल की है, क्रेडिट वाली उधार वाली, वो किताबों में रिकॉर्ड नहीं की। मुझे बताएं बैलेंस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, रिसीवेबल का बढ़ना चाहिए ना, इन्होंने पैसे मजीद लेने हैं, 15 रुपए हो गए। फिर इनको याद आया कि एक बैड डेट एक्सपेंस है मिस्टर वाई, उन्होंने 2 रुपए नहीं देने, तो बैड डेट एक्सपेंस की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस कम होना चाहिए। आप मुझे बताएं 15 रुपए इनके मुताबिक 10 रुपए लेने थे जो गलत बैलेंस था, वो स्टार्टिंग पॉइंट बनाया मैंने। बच्चों जब आपने एडजस्टेड बैलेंस निकालना होता है ना तो हमेशा अनएडजस्टेड उसका स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, फिर जाके क्या आता है, 10 रुपए में 5 रुपए ऐड किए, -2 कर दिए, अब इनके पास एडजस्टेड आया होगा कितना, 13। डन डन मेरे भाई, ये बात इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्टार्टिंग पॉइंट बना, 200 रुपए ऐड हुए बच्चों, -500 और -80, ग्रॉस डेटर्स कितने आ गए, 2120, कितने बच्चों, 2120, ये 2120 आ गया। अब मेरे भाई मुझे बताएं ये जो बैलेंस हमारे पास आया है इसके अंदर बैड डेट शामिल, हमने माइनस ऑलरेडी कर दिए हैं ना 80 के। अच्छा अब मुझे बताएं अब आपके पास टोटल डेटर्स कितने बच गए, बोलें शाबाश, कितने डेटर्स बच गए बच्चों। अब मैं वर्किंग करूंगा, वर्किंग 1 क्या करूंगा बच्चों, वर्किंग 1 क्या निकालना है मैंने, जल्दी बताएं आप, शाबाश, जनरल स्पेसिफिक को लैदा लैदा करना है ना। इधर मैं लिखूंगा बच्चों क्या, डाउटफुल, आगे क्या आएगा बच्चों, प्रोविजन की, फिर क्या आएगा बच्चों, प्रोविजन, जी स्पेसिफिक को लैदा करें, और क्या करें, जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छा बताएं टोटल कितना है। आप देखें मेरी बात सुने, अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर आपने तो कहा है हमें डाउटफुल डेट की अमाउंट चाहिए। जी बिल्कुल मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। सर डाउटफुल डेट पे तक आने के लिए हमें गुड भी माइनस करने पड़ते हैं, बैड भी, क्या हम बैड माइनस कर चुके हैं इसमें से, सर गुड किधर गए भाई, उसने सवाल में बताया है गुड इतने हैं, कहां से अज्यूम करूं मैं गुड कितने हैं, मैं कहां से, नहीं बैड तो ऑलरेडी निकाल दिया, बैड तो एक दफा निकाल दिया ना, हाँ जी। अब 2120 आ गया,
अब मेरे भाई क्या मुझे ये पता है, क्या मुझे ये पता है कि गुड इतने हैं? अगर कहता जी कि इसमें से इतने गुड्स हैं या इतने सिक्योर हैं, इतने फुली कलेक्टेबल हैं, रिकवरेबल हैं, मैं उनको भी माइनस करके लिखता। तो नोट लिखें, जिधर आपने डेटर बैड एंड डाउटफुल डेट का नोट बनाया होगा उधर लिखें डाउटफुल डेट तक आने के लिए, लिखें डाउटफुल डेट तक आने के लिए, डाउटफुल डेट तक आने के लिए गुड डेटर्स एंड बैड डेट माइनस करते हैं। लिखें डाउटफुल डेट तक आने के लिए गुड डेट एंड बैड डेट क्या करते हैं बच्चों? माइनस करते हैं। इधर ना, इधर किताबों में एक बात लिखी होती है, हेडिंग डेटर अमाउंट। क्या बच्चों? उसको स्पेसिफिक करें उस बात को। वो डेटर अमाउंट नहीं आना चाहिए उसूलन। क्या आना चाहिए? डेटर अमाउंट से ये लगता है कि सारे डेटर्स, भाई हम वर्किंग किसकी, ये पता होना चाहिए आपको आप वर्किंग किसकी करने लगे हैं। तो इधर अमाउंट कौन सी चाहिए मुझे? सही है बच्चों, स्पेसिफिक करें बात। क्या करें? डेटर अमाउंट लिखना कोई ज्यादा मुनासिब लफ्ज नहीं है, ठीक है जी। डाउटफुल डेट की अमाउंट, डाउटफुल डेट की अमाउंट लेके आने तक आपको क्या करना पड़ता है? बैड डेट को भी माइनस करना पड़ता है, और बैड डेट या तो ऑलरेडी माइनस होंगे या हम खुद कर देंगे। आगे लिखें, बैड डेट या तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके होंगे, लिखें लिखें बैड डेट या तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके होंगे या हम खुद कर देंगे। लिखें बैड डेट या तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके होंगे या हम खुद कर देंगे। आगे लिखें, आगे लिखें, आगे लिखें उसूलन गुड डेटर्स भी माइनस होने चाहिए। प्रिंसिपल ही लिख ले यार। उसूलन गुड डेटर्स भी माइनस होने चाहिए। उसूलन गुड डेटर्स भी माइनस होने चाहिए। आगे लिखें, लेकिन अगर क्वेश्चन में गुड डेटर्स के बारे में या गुड डेट के बारे में, अगर क्वेश्चन में गुड स्लैश सिक्योर डेट के बारे में नहीं बताया, के बारे में नहीं बताया, अगर क्वेश्चन में गुड स्लैश सिक्योर डेटर के बारे में नहीं बताया, तो हम सारे डेटर्स को, तो हम सारे डेटर्स को डाउटफुल डेटर्स कंसीडर करेंगे। तो सारे डेटर्स या सारे डेट को डाउटफुल डेट कंसीडर करेंगे। ओके मेरे भाई? ओके भाई? ओके सर। अब मुझे बताएं, उसने गुड डेट के बारे में कोई बात लिखी है? बताओ जरा। नहीं लिखी तो मैं क्या करूं फिर? इधर देखें आप भाई, मुझे बताएं स्पेसिफिक उसने खुद बताए हैं। उसने कहा एक्सक्लूडिंग बैलेंस ऑफ राणा एंड उसके बेटे। एक्सक्लूडिंग कहता है इसको निकाल के। किसको निकाल के बच्चों? तो भाई छोड़े, बहरहाल हमें पहले इस बात का पता था। ये कितने हैं? 600। सही है बच्चों। और बाकी जो रह गए हैं वो कितने हैं? बैलेंसिंग मैंने अर्ज की थी, अगर हमारे पास टोटल डाउटफुल हो, उसमें से स्पेसिफिक को निकाल लेंगे तो जनरल आ जाएगा, जनरल को निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा जी मेरे भाई? बैलेंसिंग बता दीजिए हैं। इस पर बताएं प्रोविजन कितनी है, इस पर बताएं हैं, बताएं जी। ये है ए,
ओ भाई ये है ए, ये है बी, और सी कैसे आएगा? जी जी मेरे भाई बताएं, 600 मल्टीप्लाई बाय 25% है इधर 70, कितना आया भाई? 226। कितना सर? 226। आप सुने एक बात तवज्जो से भाईजान, असल में क्लोजिंग प्रोविजन कितनी होनी चाहिए? इस बात को छोड़ें किताबों में ओपनिंग रिकॉर्डेड है या क्या है, छोड़ें इस बात को, बताएं किताबों में प्रोविजन रिकॉर्ड कितने से है? 400 से। मुझे बताएं भाई, इधर देखें, इधर ही वर्किंग कर देता हूं भाईजान, किताबों में कितनी रिकॉर्डेड है? मैं लिखता हूं अनएडजस्टेड। क्या बच्चों? वो कितनी है? अनएडजस्टेड प्रोविजन कितनी है बच्चों? ये वर्किंग 1 और ये वर्किंग 2 कर देता हूं। एडजस्टेड कितनी है? ले, इस फॉर्मेट से आप बहुत वाकिफ हैं। कितना है बच्चों? ये कहां से आया? वर्किंग 1 से। बैलेंसिंग बता दीजिए क्या है, डिक्रीज या इंक्रीज? बच्चों कितना कितना कितना? ये डिक्रीज है इंक्रीज है? ये डिक्रीज इन क्या है बच्चों? पर बताओ इसकी एंट्री क्या होनी है? डिक्रीज इन प्रोविजन का मतलब ये ना बताओ, ये ना बताओ। डिक्रीज इन प्रोविजन का मतलब एक्सपेंस में कमी, यानी एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, और प्रोविजन बजाते खुद प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है, कम होगी तो डेबिट। एंट्री लाके, अच्छा मेरी बात सुनो, अब सुनो, वो इतना ही काबिल होता तो इधर कोई एंट्री कर रहा होता? ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी थी? 4 थी 5 थी? ये बहरहाल जो भी है 4 5 जो भी मिक्स होके हुई है ना ये सारी। अब मुझे बताएं, उस बेचारे ने एंट्री की होगी, उसने तो गलत किया है काम सारा, तो अब मेरे भाई इधर तो कुछ नहीं हुआ ना, इधर तो गलत काम उसने कर दिया होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो सही होगा वही इधर चला जाएगा। देखो ना, सीधी सी बात है भाई, उसने तो प्रोविजन, उसने तो पता नहीं क्या किया हुआ, उसने तो 400 के हिसाब से रिकॉर्ड किया, होने किसके हिसाब से चाहिए? 226। अब प्रोविजन को जब कम करूंगा तो भाई करेक्ट करूंगा ना इधर, तो जो करेक्ट आएगा वही इधर चला जाएगा। भाई बात समझे हैं? जब इधर कुछ भी ना आ रहा हो, उसको पता ही नहीं है इसके एंट्री का ये होनी क्या है, तो अल्लाह का शुक्र करें, जो करेक्ट होगा वही आपका क्या बन जाएगा। चले मैं लिखता हूं, मैं करेक्ट में लिखता हूं, ताकि आपकी आहिस्ता आहिस्ता ना वो जी। डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बताएं। मैं ना जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कितने से? प्रोविजन फॉर 170, और मेरे भाई बैड नहीं, असूलन डाउटफुल डेट एक्सपेंस का लफ्ज आना चाहिए। हाँ, इसका अकाउंट एक बनता है मजबूरन, फिर हम उसमें लिखते हैं जाके। अच्छा जी, आप बताओ, जो एंट्री इधर आ रही है एज इट इज उठ के इधर जानी है, जो होना चाहिए था क्या वो हुआ? तो अब कर दो जी। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि बच्चों जो होना चाहिए था अगर ना हो एज इट इज, उसे किधर लिखते हैं? रेक्टिफाइंग में। अगर आपके दिमाग में कोई शक शुबहात हैं तो उसको लिस्ट डाउन कर लें, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, ठीक है? फिर सोच लें, इंशाल्लाह खुद थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा आपको। जी 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 भाई, वर्किंग का रेफरेंस बिल्कुल, वर्किंग नंबर कौन सी? 1 और 2 होगी, 1 और 2। ओके मेरे भाई? ओए ओके सर जी। अच्छा, अब उसने आपसे क्या कहा था? बोलो शाबाश। उसने कहा था मुझे सही वाला बताओ ना, बी रिक्वायरमेंट थी उसकी, क्या था? मुझे नेट डेटर्स भी बताओ। आप बच्चों लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करनी है, वो कितनी आ गई आपके पास क्लोजिंग में? नहीं नहीं चांद, वो ये क्लोजिंग है नेट, ये क्लोजिंग प्रोविजन आ गई ना, ये वाली, ये क्लोजिंग प्रोविजन आ गई। नहीं बात समझ रहे? देखो अब इसको ना लिखने के दो तरीके हैं, इधर देखो, दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट इधर लिखो कितना, इधर देखो भाई, दो तरीके हैं इसको लिखने के।
या तो डायरेक्ट 226 को माइनस कर दो जो क्लोजिंग है, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट का क्लोजिंग 226 है ना। अगर ऐसा नहीं करना तो भाई एक और तरीका है जो कि ज्यादा अच्छा है, जो कि डबल एंट्री से चलता है। मुझे बताएं 400 अनएडजस्टेड था, ये प्रोविजन कम कितने से हुई? देखो ना आप, ये प्रोविजन कम कितने से हुई? 174 से। आपके पास ऑटोमेटिक इधर कितना आ जाएगा? या तो डायरेक्ट 226 लिख दो जो कि क्लोजिंग प्रोविजन है, क्लोजिंग प्रोविजन इधर आती है ना कॉन्ट्रा एसेट की, या फिर क्या करो अनएडजस्टेड पकड़ो, उसमें एडजस्टमेंट करो, ये 226 ही बनेगा। बताओ कितना जवाब बनता है नेट डेटर्स का? 18। दिस इज योर जवाब। ओके अब देखो बड़ी डिटेल गुफ्तगू कर ली है किसके ऊपर? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस पे। एक अच्छा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी किया है जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स आ गई हैं जितनी आनी चाहिए थी। बैड डेट एक्सपेंस भी आ गया, उसकी रिकवरी भी आ गई, स्पेसिफिक प्रोविजन भी आ गई, जनरल भी आ गई, जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कवर हो गए हैं इसमें। ये क्वेश्चन आप घर में ट्राई करेंगे? जी जी मेरे भाई, हाँ हाँ इधर आ जाओ इधर। हाँ अगर प्रॉफिट पे इंपैक्ट आना हुआ तो भाई इधर आओ। ये तीसरी एडजस्टमेंट का बताओ प्रॉफिट पे इंपैक्ट। क्या कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? अगर वो डेबिट साइड पे आ रही है तो जी कितने से? 80 से प्रॉफिट क्या होगा भाई? ये ले, इधर आ जाए जी, इधर आए। क्या कोई प्रॉफिट और लॉस, ये ना कहना प्रॉफिट और लॉस वाली, ये कॉन्ट्रा एसेट है। क्या कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? जी आइटम्स तो बहुत हैं। क्या इधर की प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? किस साइड पे आ रही है? बस असूल बन गया, देखो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं सोचना भाई, असूल बन गया बस खत्म बात। आप सोचेंगे हमें दिमाग खराब होगा, अगले सवाल में 2 दफा रिटर्न आनी है सेल, 2 दफा परचेज रिटर्न आनी है, फिर कंफ्यूज। 174 से प्रॉफिट बढ़ गया, बात खत्म। अगर मेरे भाई इधर देखो आपसे पूछे प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा कम हो रहा, 200 से बढ़ा, 174 से बढ़ा, 80 से क्या हो गया? आप देखें मैं एक और काम करवाता हूं जी। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट सी अपनी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के आगे ना लिखें, लिखें लिखें जी, रिक्वायरमेंट सी ऐड करें इसमें। इसमें क्या ऐड करें मेरे भाई? रिक्वायरमेंट नंबर सी ऐड कर दें। क्या कर दें चांद? रिक्वायरमेंट नंबर सी ऐड करें और लिखें नेट प्रॉफिट इज अमाउंटिंग टू रुपीज, नेट प्रॉफिट इज अमाउंटिंग टू रुपीज, नेट प्रॉफिट इज अमाउंटिंग टू रुपीज, आप कर लें इसको 1200, 1.2 मिलियन, 12 लाख कर लें। कितना कर लें? 12 लाख कर लो ना, 12 लाख जी, 1200 कल नहीं नहीं क्यों, क्या हुआ? अच्छा 12 लाख कर लो, 3 सिफर आप 3 सिफर लगा लो ना, मैं काट दूंगा फिर उधर से, ठीक है। रिक्वायरमेंट सी ऐड करो इस सवाल के आगे, नेट प्रॉफिट इज रुपीज 12 लाख, 3 सिफर काट दो। आगे लिखो जी, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स, लिखें आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट, लिखें आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट। ऑनलाइन वालों सी रिक्वायरमेंट ऐड करनी है बी के आगे, इसी सवाल में लिखें आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट एडजस्टेड स्लैश करेक्टेड प्रॉफिट फिगर। लिखें आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट क्या बच्चों? एडजस्टेड या करेक्टेड प्रॉफिट फिगर्स। ओके भाई, अब देखें इसका तरीका ये होता है चांद, इधर आए, दी आपने कैलकुलेशन किसकी करनी है? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट,
और क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों रुपीज इन। और ठीक है मेरे भाई जी, इरादा मेरा था कि आज मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री की बातें भी पढ़ा दूंगा, एक क्वेश्चन और पीपी का भी करवाऊंगा। कोई मसला नहीं, कोई नहीं, तेरी ख्वाहिशें सारी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इधर आए जी, इधर आके मुझे बताएं अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है। अनएडजस्टेड बच्चों ये गिवन है, क्या है जी, रिक्वायरमेंट सी में कितना बच्चों, ये सही है या गलत है। अब देखें आपने क्या करना है, इधर एडजस्टमेंट्स लिखते जाना है, एडजस्टमेंट 1 2 3 4, किस किस एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट बड़ा कम हुआ, ये इधर आपने वो लिखते जाना है। ठीक है, इधर आए, आप मुझे बताएं एडजस्टमेंट 1 की वजह से ये जो एरो लगा, तीर लगा है, भाई ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। और लिखें इधर, ये तरीका होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस बात मान के चलना है। एडजस्टमेंट बोलें 1 की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, 200 से बढ़ गया। एडजस्टमेंट 2 की वजह से नो इंपैक्ट। एडजस्टमेंट 3 की वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा है, एरो का साइन देखें, अगर आप एरो शेरो के साइन नहीं लगाने तो प्लस माइनस के लगा लो ना। अच्छा जी, एडजस्टमेंट 3 की वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम। एडजस्टमेंट 4 की वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा है, नहीं समझे बात आप। अब आपके पास चांद क्या आ जाएगा, चांद नहीं आ जाएगा, आपको कह रहा हूं कि आपके पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। कह रहे हैं इसका प्लस माइनस, और ये मैं लिख देता हूं भाई, आपने फिर रोला डाल देना है कि ये कहां से आया। एज्यूम्ड फिगर, ऑनलाइन वालों एज्यूम्ड फिगर, एज्यूम्ड फिगर क्या बच्चों जी, ये रिक्वायरमेंट ऐड करवाई है भाई। अच्छा इधर आए जी, बताएं 1200 प्लस 200 1400 में से ये गया 1320 आए, 1320 में 174 ऐड करो, कितना जी 14। ये सर ये जवाब आ गया, ठीक है सर। करेक्शन ऑफ एरर्स में जो टॉपिक है उसमें 4 तरह के सवाल आते हैं, कितनी किस्म के, एक आता है करेक्टिंग एंट्रीज पूछता है या एडजस्टिंग एंट्रीज, उसका फॉर्मेट आज हमने सीखा। फिर दूसरा सवाल पूछता है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछता है, वो एक किस्म ये बन गई। तीसरा सवाल पूछता है बच्चों, कहता प्रॉफिट और लॉस दोबारा बना के दो, उसने बना के दी होती है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन वो गलत होती है, आपने उसे क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। फिर पूछता है इसी के अंदर मतलब ये सेपरेट तो नहीं होगा ना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना, क्या करना। फिर कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को दोबारा बना के दो। तो जिस बच्चे को एंट्रीज आती है ना वो सारे काम कर लेता है। फिर एक सवाल पूछता है, कहता सस्पेंस अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ। ये पूरा सवाल नहीं आता 10-12 नंबर का, ये किसी सवाल का पार्ट होता है, 4-5 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है जी। अच्छा अब अकाउंटिंग के अंदर जब आपने इंट्रो पढ़ी होगी तो आपको बताया होगा, जिनसे भी आपने पढ़ी उन्होंने कहा होगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये FAR 1 के सिलेबस में है, ठीक है जी। अकाउंटिंग के अंदर सस्पेंस अकाउंट बनाना आपने सीखा नहीं होगा, इधर आके वो आएगा इंशाल्लाह, तो इस पे गुफ्तगू हम कर लेंगे। ओके मेरे भाई। अच्छा आप देखें जी, नहीं ओके नहीं, अभी 2 मिनट पड़े हैं, बैठ जा। अच्छा जी इधर आए, खामोश, इधर आए, ये क्वेश्चन नंबर 2 IAS 23 का देखें जरा, IAS 23 क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर का देखें जरा। कहता जी कैलकुलेट करें अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड एज ऑन December 31, 2006 बाय द कंपनी अंडर IAS 23। अब जब बिल ऑफ बोरोइंग कॉस्ट का आएगा मेरे मासूम दोस्तों, आपने समझ जाना है क्या इसमें मैक्सिमम कितनी चीजें आएंगी, लोन प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और इंटरेस्ट ऑन। अब सुन लें जरा तवज्जो से बात, एक आपको मशवरा दूंगा छोटा सा, IAS 23 का जब भी सवाल आएगा आपने सबसे पहले देखना है कि फंड्स कहां से अरेंज किए जा रहे हैं।
अगर आप ये देख लेंगे तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर तो मेरे उधर से पता चल जाएगा जनरल लोन है या नहीं, नहीं होगा तो कैपिटलाइजेशन रेट और फलां शलां निकालने की जरूरत नहीं। अगर स्पेसिफिक लोन होगा, आप तरतीब समझ रहे हैं, ये मशवरा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। आपने बोरोइंग कॉस्ट के सवालों को कहां से पढ़ना शुरू करना, ढूंढना है रिक्वायरमेंट पढ़ के फंड्स को कहां से अरेंज किया जा रहा है जी। नॉर्मली उसने लैदा करके बताए होते हैं। अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको फौरन पता चलेगा कि यार जनरल लोन नहीं है तो सवाल क्या हो गया बच्चों, कैपिटलाइजेशन निकालने निकूलने की जरूरत नहीं है, वो कहां से किस तारीख से पेमेंट हुई है, कहां तक हुई सीडेशन डेट, वो देखने की जरूरत नहीं। चलो जी खत्म। फिर आपने देखना क्या कि स्पेसिफिक लोन है, अगर हुआ तो आपने कहना है देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन अ स्पेसिफिक लोन। फिर आपने स्पेसिफिक लोन को तो कैलकुलेट कर लेना, वो तो बहुत आसान है। फिर आपने कहना है कि भाई इस पर इन्वेस्टमेंट इनकम भी है। फिर आपने डाटा देखना है क्या इन्वेस्टमेंट इनकम का गिवन है या नहीं। अगर तो डाटा गिवन नहीं है, इधर से भी जान छूटी, सवाल हो गया और भी आसान। बाकी जो उसने डाटा दिया होगा, कहेगा जी फंड हमने फलां जगह से अरेंज किए, फलां जगह से अरेंज किए, तो मेरे भाई उसको फिर आपने क्या कर देना है, इग्नोर, उस पर बोरोइंग कॉस्ट आती ही नहीं है। बात समझ गए? बात समझ के सवाल आसान हो गया भाई। बाकी जो उसने डेटा दिया होता है ना, वो तब रेलिवेंट होता है जब आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का बैलेंस, जब आपने सरप्लस फंड का बैलेंस फाइंड करना हो। बात समझे हैं कि पेमेंट कहां कहां से हो रही है, ये बात समझ गए हैं। अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आए इस क्वेश्चन पे आए। मैंने आपको मशवरा क्या दिया, मैंने कहा पहले फंड्स देखें भाई, ये जो पेमेंट शेमेंट्स है ना, देखें इस स्पेसिफिक लोन के केस में तो पेमेंट्स कब काम आती हैं बताओ, कब काम आती हैं, कब, इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। और जनरल लोन के लिए कब काम आती हैं, हाँ वो तो उसका तो लिंक ही पेमेंट्स के साथ है। पढ़ लेते हैं। अगर स्पेसिफिक, अगर तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का डेटा ना हुआ, पेमेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं है सवाल के साथ। अगर जनरल लोन भी ना हुआ तो पेमेंट्स को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आए जरा मेरे साथ पढ़ें। कहता फंड्स वर अरेंज्ड एज अंडर, कहता शेयर होल्डर्स इक्विटी। और भाई इस पर तो डिविडेंड देते हैं, क्या देते हैं। अगर मुझे टेबल बनाना पड़ा इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, सरप्लस फंड्स जो हैं उनके लिए मुझे टेबल बनाना पड़ा, तो फिर मैं इनको देखूंगा कहां कहां लिखना है। अगर नहीं तो फिर तो सवाल बहुत क्या हो जाएगा। अच्छा कहता बैंक लोन ए और बैंक लोन बी, भाई इस पे इंटरेस्ट आता है, क्या आता है बच्चों, इस पे भी क्या आता है बच्चों, डाउन पेमेंट होती है बच्चों, एडवांस में कस्टमर से पैसे लेना, एडवांस फ्रॉम, क्या क्या बच्चों, इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह आता है। अच्छा अब सुने मेरी बात तवज्जो से। अब दूसरा सवाल आपने खुद से पूछना है, देयर आर टू लोन्स, ऐसे ही है सर, दो लोन है, कितने हैं बच्चों। अब आपने खुद से सवाल पूछना है कि ये जनरल हैं या स्पेसिफिक हैं। इसका असूल आपको बता दिया। देखो आपके साल में आ रहे हैं, अगर तो हमारे साल में कोई लोन आ रहा और उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो दीज बोथ आर स्पेसिफिक लोन। ओके ओके मेरे भाई। अब स्पेसिफिक लोन है तो ऐसे सवाल को लेके चलते हैं। अब स्पेसिफिक लोन है तो मेरे भाई अब देखें उस पे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट भी है। ढूंढे पूरे सवाल के अंदर, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे भाई कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का डेटा नहीं दिया। सरप्लस फंड सवाल के अंदर है ही नहीं, मतलब उसने वो रेट ही नहीं दिया हुआ ना कि सरप्लस फंड्स को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रेट पे। अगर नहीं किया तो कहां से लेके आऊं भाई मैं, अब जाने वाला चला गया, कहां से लेके आए, खत्म बात मेरे भाई। कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, मतलब देखो इन्वेस्ट किया होगा लेकिन हमें डेटा दिया उन्होंने नहीं दिया। अब मेरे भाई इसका मतलब ये है, अब जो बोरोइंग कॉस्ट आनी है उसका जो टेबल बनेगा, लोन प्रोसेसिंग फी भी सवाल में नहीं है, घर जाके तसल्ली से देख लीजिएगा। स्पेसिफिक लोन है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आ ही नहीं सकती, डाटा नहीं है। जनरल लोन भी मेरे भाई इस सवाल में नहीं है, तो सवाल में क्या आना है फिर। और मेरे भाई ये क्वेश्चन 15 नंबर का है। अब जिस बच्चे को इन असूलों का नहीं पता, उसने पता नहीं क्या क्या किया होगा, उसने टेबल बनाए होंगे, पता नहीं पेमेंट के साथ क्या क्या किया होगा, वो नंबर्स को देख के कंफ्यूज हो गया होगा। वो क्या कर गया होगा, कभी कभी आई कैप ऐसे भी खेलता है मेरे भाई, कभी कभी आई कैप
ऐसे अभी प्री के एक स्टूडेंट था, उसका ऑनलाइन वाला, उसका मैसेज आया, कहता है सर वो बोरोइंग कॉस्ट जो थी ना, वो क्वेश्चन बड़ा आसान था, अभी पिछली अटेम्प्ट में एक पेपर आया हुआ था, वो क्या कहते हैं, कहता सर जी मैंने ना उस सवाल को पढ़ा, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन, कहता सर मैं ना परेशान हो गया कि यार इसमें कोई इतना आसान सवाल हो नहीं सकता, तो ना इस वजह से मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो भाईजान कभी कभी आई कैप जो है वो इस तरह भी फनकारी करता है आपके साथ। अब जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो इधर क्या आएगा, बोलो शाबाश, इधर आएगा बच्चों सोल्यूशन, बोरोइंग कॉस्ट टू बी, मेरे भाई बोले शाबाश, अच्छा जी। आप मेरे भाई मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले लोन प्रोसेसिंग फी मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, तुझे तलब हो रही है इसकी जी, और नहीं नहीं मतलब कि वो एक इंटरेस्ट ऑन, इसके लिए मैंने कहा था 2-3 छोड़ दें लाइंस, लेस क्या करें बच्चों, भाई इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं तो वो पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं ना, फिर 3-4 लाइन छोड़ें और नीचे लिखें इंटरेस्ट ऑन, अच्छा अब देखें इधर आए, देखें जी दोनों लोन्स किस तारीख पे हैं, सेम डेट पे हैं, दोनों लोन स्पेसिफिक किस तारीख पे हैं, सेम डेट पे हैं। आप बच्चों देखो वो आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा लेटर ऑफ वाला स्पेसिफिक के केस में जी। भाईजान कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो रही है, कहता वाइट लिमिटेड एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउनशिप, स्मॉल टाउनशिप, अनाउंस्ड अ न्यू टाउनशिप विद द नेम एंड स्टाइल ऑफ आशियाना, ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, शायद आप लोगों को पता हो, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज फलाना, देख लेंगे बाद में, द कंपनी प्लान टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू शेयर होल्डर्स इक्विटी, बैंक लोन एंड डाउन पेमेंट्स, उसने नीचे बताया यहां से फंड्स अरेंज हो रहे हैं, to be received from buyers customers, the land required for the project was in the kabza of the company and had been acquired in 2003, the construction, सारी कहानी है भाई, गल दस जड़ी है, the construction started on, और सीजेशन कब है बच्चों, 30 नवंबर, तो आपने मैक्सिमम 1 जनवरी से शुरू करना है, मैक्सिमम कह रहा हूं, और नवंबर तक 11 महीने लेने हैं। लेकिन इधर आए भाई, कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, इधर पहली पेमेंट है मेरे भाई, इधर डॉक्यूमेंटेशन फी जो दी आपने, ये भी कंस्ट्रक्शन के लिए है ना बच्चों, तो पहली पेमेंट है मेरे भाई 1 फैब पे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है जी 1 जैन पे, और लोन कब आया बच्चों, तो 1 मार्च से लेके सीजेशन तक महीने गिनने 9 मंथ्स होते हैं, कितने बच्चों, आप देखिए दोनों लोन सेम है, क्या है बच्चों, तो इधर आए जरा, पहले लोन की अमाउंट बताएं, यहाँ इकट्ठा ही कर लेना, सेम डेटा, लेकिन रेट शायद फर्क हो, रेट डिफरेंट है, हाँ वो भी फनकार है, थोड़ी सी फनकारी की, 12% और 18%, पहले लोन की अमाउंट है 30 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय, और इधर बच्चों मल्टीप्लाई बाय, पहले 2 महीने गए खत्म, और आखिरी 1 महीना भी चला गया, क्योंकि बच्चों सीजेशन है जी, बताइएगा जी 2.7 बस, मैंने कहा था 2 डिजिट्स, आगे बताएं 5 पॉइंट, जी बता दें जी जवाब कितना आता है, 8 पॉइंट, वो 1 मिनट भाई मटान से टाइम लगता है, 8.1 जी। आ गया बच्चों, ये आपकी है जी कैपिटलाइज होगी कॉस्ट, है अच्छा जी, वाह जी वाह, काजी ने भी गलती निकाल दी, 8.10 ये आ गया मेरे भाई, ठीक है सर, ये कैपिटलाइज होगा, क्या होगा चांद, कैपिटलाइज होगा, बोरोइंग ये होगा जी, जो भी प्रोजेक्ट है वो डेबिट हो जाएगा रेलिवेंट चीज, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चों, पेएबल, पैसे अगर नहीं पे किए, ठीक है भाई, ओके ना, डन, चलें जी जी, नहीं 16 में लेटर ऑफ, देखें मेरी बात सुने भाई, अगर तो ये 16 है, नीचे फिर उसने कुछ बताना था कि इसको क्या कंसिडर करना है, नहीं तो आप फिर अजम्पशन ले सकते हैं, या तो मिड से कर लें, आधा कर लें, या एक पूरा कर लें, फिर जो अजम्पशन आपने इस्तेमाल की होगी नोट में लिख दीजिएगा, ठीक है, वरना वो नॉर्मली कहता है कि नंबर ऑफ मंथ्स की बेस पे कर लें। अगर कभी सवाल में ऐसा हो
और साइलेंट हो तो फिर जो बच्चा इसे आधा महीना लेगा आई कैप उसे भी सही करता है, और जो 1 महीना पूरा लेता है उसे भी, और जो बच्चा करता ही नहीं है उसका तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। चलें, बहरहाल जी ये लेक्चर खत्म हुआ, आपको मैंने बता दिया टेस्ट में क्या करना है, और ये क्वेश्चन दोबारा प्लीज कर रहिएगा। और एक छोटी सी बात और, ओ 1 मिनट मैडा, बातें पूरी करने दे जो मैंने करनी है। इधर एक सवाल था यार, किधर चला गया? किताब दीजिएगा जरा, देखो सर तो नहीं है, किताब दीजिएगा जरा। ठीक है, जी जी रहने दें, ठीक है यार, मैं खुद करवा। ओके बच्चों, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।